नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNN के हब में। मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंशों में ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 का लेक्चर मिस किया तो उसको जरूर जाकर आप देखें। मध्य प्रदेश के प्राचीन राजवंश में आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन राजवंश को लेकर। जी हाँ, जिन्हें आंध्र भृत्य भी कहा गया है। और आंध्र जो शब्द लगता है, इसके आधार पर कुछ विद्वान ये भी तर्क लगाने बैठ जाते हैं कि यह एक दक्षिण यानी कि दक्षिण भारत का राजवंश था। हम मुख्य तथ्यों पर चर्चा करेंगे जहां से आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं। आइए देखिए, सातवाहन राजाओं की अगर हम बात करें तो कलिंग जो है यानी कि वर्तमान का उड़ीसा वाला क्षेत्र, यहां पर कलिंग में हाथीनुमा या कहें कि हाथी गुफा एक लेक मिलता है। इस लेक से यह स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन राजा जो थे वह दक्षिण के नहीं, जबकि यह कलिंग के पास के थे। कलिंग, हाथी गुफा, लेक से ये विवरण प्राप्त होता है। इनकी राज सत्ता यहां पर स्थित थी। धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर रूल करते हैं, यानी कि नानाघाट जो कि नासिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां से भी सातवाहन राजाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसमें अब देखें तो पुराणों के अनुसार अगर आप देखेंगे तो सिमुक जो था वह सातवाहन वंश का संस्थापक था। इन्हें पुराणों में आंध्रभृत्य भी कहा गया है। सिमुक ने क्या किया कि विदिशा की गद्दी पर आसीन कंड और सुंग वंश को नष्ट करके मध्य भारत के कुछ भाग को अपने अधिकार में ले लिया था। धीरे धीरे कंड राजा को परास्त करता है सिमुक और एक नई राज सत्ता का उदय होता है भारत के इतिहास के पन्नों में, और वह कहलाता है सातवाहन वंश। यहाँ से कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सिमुक जो कि कनौ यानी कि उनका ये भी बताया गया है कि कनौ का भृत्य यानी कि उनका ये नौकर हुआ करता था, और धीरे धीरे उन्होंने अपने करदाताओं को हटाकर रास्ते से एक नई राज सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। वैसे ही जैसे भद्रदत्त मौर्य को निरीक्षण के लिए पुष्यमित्र सुंग जो थे वो पाटलिपुत्र बुलाते हैं, क्योंकि वो तो उनके सेनापति थे और उनकी हत्या कर देते हैं। वैसे ही चैप्टर यहाँ पर भी आता है, या कहें कि राज सत्ताएं जो प्राप्त की गई उनके सेना नायक होने की, और इस तरह से चैप्टर में एक नया राजवंश का उदय हो जाता है। इसके बाद देखें तो सिमुक के प्रपौत्र सतकर्णी फर्स्ट ने अवंती पश्चिमी मालवा, अकर यानी कि पूर्वी मालवा, अनूप नर्मदा घाटी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सांची स्तूप का जो दक्षिणी तोरण है उस पर जो लेख है, इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य भारत का जो राज्य था उनके अधिकार में था। याद रखना है यह तीसरा राजा था। सिमुक के बाद कृष्ण कुछ समय के लिए रूल करता है, जिसके बारे में इतिहास के पन्नों में आपको बहुत कम बताया जाता है। सिमुक का भाई कृष्ण कुछ समय के लिए बैठता है और 18 वर्ष तक उसने शासन किया। इसकी जो जानकारी है हमें नासिक में एक गुफा लेख से मिलती है। कृष्ण सातवाहन राजा की जानकारी हमें नासिक से प्राप्त होती है। याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो महाराष्ट्र में इनको यह बताया जाता है कि आंध्रों के अधीन थे, या कहें कि इनको एक नाम दे दिया गया था, क्योंकि महाराष्ट्र वाला पार्ट अगर देखेंगे यहाँ से मध्य भारत से तो आपको दक्षिण की ओर दिखाई देगा। और तीसरे राजा हुए थे वो थे सतकर्णी फर्स्ट। सातवाहन शासकों के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से मिलते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर आप सटीक आंसर करेंगे। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी। ये कैसे सिक्के थे? तो ये शीशे के सिक्के थे, ये जरूर याद रखना। कैसे सिक्के थे? ये शीशे के सिक्के थे। सातवाहन राजाओं का रोम के साथ व्यापारिक संबंध था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ध्यान दें, सातवाहन राजा जो थे उनका रोम के साथ व्यापारिक संबंध था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह राजवंश
सबसे बड़े क्षेत्र पर रूल कर रहा था उस समय। आप देखेंगे कि देखिए रोम के साथ इनका एक शानदार बिजनेस था, उनके साथ ये व्यापार करते थे। और इसके बाद आप देखेंगे कि सातवाहन राजाओं के काल में ही, यानी कि जब उनका समय काल था, तो इस समय पर क्या हुआ, इस समय पर यह हुआ सांची के 4 तोरण द्वारों का निर्माण पहली सदी ईसा पूर्व में सातवाहन वंश के राजाओं ने करवाया था। इसकी पुष्टि दक्षिण द्वार पर शीर्षक सिरदल पर अंकित एक शिलालेख से होती है। और इन 4 द्वारों के जो निर्माता थे वह विदिशा के दंतकार थे, यानी कि हाथी दांत के कलाकार जो थे वो मध्य प्रदेश के विदिशा में थे। और इन्हीं कलाकारों ने यहाँ पर 4 प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया था। ध्यान देने वाली बात है, पॉइंट टू पॉइंट आप समझे इसको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सातवाहन वंश में इतना याद रखें और ध्यान दें कि ये मौर्य उत्तर काल आप पढ़ रहे हो, है ना। हिस्ट्री का चैप्टर है, वहाँ पर भी आपको अगर मैं चाहूँ तो पढ़ा दूँ, बट दोनों जगह एक जैसा चैप्टर पढ़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश को ज़्यादा रिलेट करते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगी एमपीपीएससी की, उसमें मध्य प्रदेश का ही कंटेंट आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आपको यही पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप पढ़ लें। तो इस तरह से सातवाहन वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं शक वंश, यानी कि इनको क्या कहते हैं हम, पश्चिमी क्षत्रप। इनकी शासन प्रणाली बड़ी अलग थी, इनको क्या बोलते हैं हम, पश्चिमी क्षत्रप। शकों का राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, यानी कि बटा हुआ था। इनके समय काल पर अगर आप देखेंगे तो तक्षशिला के ताम्रपत्र मिलते हैं। तक्षशिला में कुशलुक तथा पलिक 2 क्षत्रपों का उल्लेख होता है। तक्षशिला से 2 राजाओं को उल्लेख मिलता है, याद रखना है। हाईलाइट पॉइंट कोई नोट करे, बाकी तो पीडीएफ पर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसके मिलते हैं याद रखना है, लियक, कुशलुक और पतिक, 2 क्षत्रपों का उल्लेख आता है। कहां से, तक्षशिला से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद मथुरा में इनकी एक शाखा बैठती है। तो मुख्य जो शाखा है पश्चिम उत्तर भारत में मथुरा, महाराष्ट्र और उज्जैनी, ये क्षत्र वंश के प्रसिद्ध क्षेत्र थे और यहाँ पर इन्होंने रूल किया। उज्जैन के क्षत्र वंश के शासक जो थे, कर्दम वंश की स्थापना की चष्टन ने की थी। तो यानी कि कर्दमक वंश मध्य प्रदेश में कहाँ पर था, तो उज्जैन में था। चष्टन का उत्तराधिकारी होता है जयद अमन। और जयद अमन की अगर हम बात करें तो इसका पुत्र होता है रुद्रदमन। ये पराक्रमी और एक प्रतिभा संपन्न शासक सिद्ध होता है। रुद्रदमन योग्य तथा प्रजापालक शासक था। इसने गुजरात का जो सुदर्शन झील है इसका पुनर्निर्माण करवाया। गान विद्या, व्याकरण, यानी कि ये गाने का बड़ा शौकीन था और तार्क शास्त्र आदि विषयों का ये विद्वान भी था। तो याद रखना है कि कौन सा शक राजा जो था वो व्याकरण और तर्क शास्त्र का एक बड़ा ज्ञाता और विद्वान था, तो वो था रुद्रदमन। इसने सर्वप्रथम तृतीय युक्त चांदी के सिक्के चलवाए मध्य प्रदेश में। शक, नरेश, मौस और अजैस के सिक्के इंदौर के अडवाणी जी के निजी संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो बस इतना याद रख लीजिएगा, यहाँ पर इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा यहाँ पर आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाला चैप्टर है। शक राजाओं के बारे में बस इतना समझे आप, जहाँ से पॉइंट टू पॉइंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। अब चष्टन जो थे वह कब सिंहासन पर बैठे थे, तो ये थे 78 ईसा पूर्व में। चष्टन उज्जैन पर कब राज करते हैं, 78 ईसा पूर्व में। इसके साथ ही आप देखेंगे
अंदौ जो कच्छ वाला पार्ट है वहाँ पर एक लेक मिलता है, इससे ज्ञात होता है, बहुत से ये बताते हैं कि इसका नाती जो था रुद्रदमन, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे, साथ साथ शासन कर रहा था। तो इस तरह से शक संवत भी इसने प्रचलित करवाया था, जो 52वां वर्ष शक संवत प्रचलित होता है। 52 वर्ष शक संवत। इस आधार पर अगर हम चस्तन का काल देखें तो 130 ईसा पूर्व भी ठहरता है। चस्तन की अगर हम चर्चा करें तो जयदमन इसका उत्तराधिकारी होता, जो आपने पढ़ा। इसके बाद रुद्रदमन आता है, और इसका जो जूनागढ़ लेक मिलता है ये कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जूनागढ़ जो लेक है वह किसका है, तो रुद्रदमन का है। ये शक वंश यानी कि क्षत्रप राजा था। इसके अलावा क्षत्रप उनके बारे में बस इतना याद रख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, इतने में आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर कुषाण। अब कुषाण वंश को लेकर आपको थोड़ा समझना होगा। सातवाहन वंश हो जाता है और उसके बाद चैप्टर शुरू होता है आपका कुषाण राजवंश का। कुषाणों का एक प्रारंभिक इतिहास की अगर हम बात करें या उसकी जाति की अगर हम चर्चा करें कि कौन सी जाति से संबंधित थे ये लोग। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह यूची जाति का राजा कुजुल कन्फिस फर्स्ट था, और इनकी जाति जरूर याद रखना है, यूची जाति, यानी कि यह एक चाइनीज जाति थी। कुजुल कन्फिस फर्स्ट था, और कुजुल कन्फिस के बाद उसका पुत्र आता है यन काओचेन, सिंहासन पर बैठता है, और इसका नाम पड़ जाता है विम कन्फिस के नाम से, ये फेमस और विख्यात होता है। परंतु वास्तविक नाम की बात करें तो यन काओचेन इसका वास्तविक नाम था, विम कन्फिस का। एग्जाम में यह भी आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर आपको यह आंसर करना होगा। इसका विदिशा से एक कॉइन प्राप्त होता है। इसका विदिशा से एक कॉइन प्राप्त होता है और सिक्कों में से माहेश्वर और शैव धर्म अवलंबी बताया गया, यानी कि शैव धर्म का ये पालक था। और विम कन्फिस का उत्तराधिकारी होता है कनिष्क। कनिष्क ने 324 सिक्के इसके शहडोल से प्राप्त होते हैं। चीन के साथ रेशम व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है, और मूर्तिकला गांधार शैली का विकास भी कनिष्क के समय में हुआ था, यानी कि कनिष्क के समय काल में यहाँ पर डेवलप होती है गांधार शैली। सांची बेड़ाघाट से कनिष्क के पुत्र वासिष्ठ के 2 मूर्ति लेख मिलते हैं, जिसमें बुद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ लेख है। संघ संवत 78 ईस्वी का यहाँ पर लेख मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा स्थापित, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संवत है, याद रखना है। संघ संवत की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वह 78 ईस्वी पूर्व का कुषाण राजा द्वारा स्थापित है, और यह शक संवत जो है यह भारत का एक राष्ट्रीय संवत है। वासुदेव का तांबे का सिक्का तेवर जबलपुर से प्राप्त होता है। उन सिक्कों पर शिव और नंदी की प्रतिमा अंकित है। महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कनिष्क के समय पर चतुर्थ बौद्ध संगति होती है, और इस दौरान उसने महाविभाव नाम का एक बौद्ध ज्ञानकोश तैयार करवाया था। आपने कई बार बौद्ध संगतियाँ पढ़ी होगी, बट ये नहीं पढ़ा है। चतुर्थ बौद्ध संगति की सभा की कार्रवाई की जो लैंग्वेज रखी गई थी वह संस्कृत थी, और यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो 2 पार्ट 2 राजवंश आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे इस राजवंश पर फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।